हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिल स्टडी में। इसमें आप लोगों को दूसरा जो पार्ट है अम्ल क्षार और लवण का वो मैं बताऊंगा आज। पहले मैं आपको वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, अम्ल क्षार लवण, जल का आयनिक गुणनफल, ये सब चीज़ें बता चुके हैं पहले ही। इस चैप्टर में आप लोग जानेंगे कि पीएच क्या होता है, उसके दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है और लवण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, वो भी इसमें आगे हम बताएंगे कि हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है आज के वीडियो का वो है पीएच मापक्रम, या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ये आपका पहला टॉपिक है पीएच मापक्रम या हाइड्रोजन आयन सांद्रण, पीएच स्केल। तो देखिए, पीएच मापक्रम जो है अम्ल क्षार के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी की सहायता से हम पता करते हैं कि कोई वस्तु अम्ल है या क्षार है। तो देखिए, पीएच होता क्या है, इसे हाइड्रोजन आयन सांद्रण भी बोलते हैं, क्योंकि जो पीएच होता है वो हाइड्रोजन आयन के आधार पे ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अब पीएच होता क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, ये फॉर्मूला होता है पीएच का। तो पीएच को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसका डेफिनेशन कैसे देंगे। तो देखिए H प्लस को बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसे बोलते हैं सांद्रता। ये सांद्रता को प्रदर्शित करता है और इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। ये आपका लाग है और ये ऋणात्मक ऋण का साइन है। तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे कि हाइड्रोजन आयन का मोल प्रति लीटर में सांद्रण, ये सांद्रण का साइन है, तो हाइड्रोजन आयन का मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक, ये ऋण का साइन है आगे, के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया पीएच का। पीएच की सहायता से हम अम्ल क्षार को बता सकते हैं कि कोई वस्तु अम्ल है या क्षार है। देखिए, पीएच को डिफाइन किया गया है 0 से 14 के बीच में, इसको डिफाइन किया गया है, बीच में नहीं, 0 से 14 तक। ये 0 से 14 तक पीएच का रेंज है पूरा। अब इसमें यहाँ से 14 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए, अगर कोई किसी का पीएच अगर 7 है तो वह उदासीन होगा, और 7 से जितना इधर जाएंगे आप तो उसका जो अम्ल की शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। अम्ल शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, और 7 के इधर जाएंगे तो क्षार शक्ति बढ़ेगी। क्षार शक्ति जितना 7 से इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो अम्ल शक्ति बढ़ेगी, और जितना 7 के उधर जाएंगे राइट साइड में तो क्षार शक्ति। ये हो गया पीएच आपका। अब पीएच को दिया किसने था, तो सोरेंस नामक वैज्ञानिक थे।
सोरेंस वैज्ञानिक, इन्होंने पीएच के बारे में बताया था कि पीएच को इस तरह डिफाइन किया था और पीएच के बारे में जानकारियाँ दी थी। तो ये आपका हो गया पीएच मापक्रम या हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। तो देखिए पीएच का दैनिक जीवन में हमारे क्या महत्व है। तो हमारे अमाशय से स्राव होता है HCl का, आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजी में पढ़ेंगे भी। अमाशय से स्राव होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसका जो पीएच होता है 1.2 होता है। तो आमाशय जो होता है, हमारा जो भोजन करते हैं उसको पचाने में जो इससे HCl स्राव होता है वो सहायता करता है। अब अगर खाना अपच की स्थिति में हो जाता है तो जो आमाशय HCl का स्राव बहुत अधिक मात्रा में करता है उसे खाने को पचाने के लिए। तो जब अधिक स्राव करता है तो आमाशय में क्या होती है कि जलन होने लगती है। अब इस जलन को दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है जो कि एक क्षार है। आमाशय में जो जलन होती है उसको दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है जो कि एक क्षार है। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का महत्व। इसके बाद आए दूसरा जो है, दूसरा है कि आपका जो चींटी जब आपको डंक मारती है तो उसमें से स्राव होता है HCOOH मेथेनोइक अम्ल का। उसमें से HCOOH मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। इसी के कारण वहाँ पे सूजन हो जाती है और आपको दर्द महसूस होता है। अगर उस स्थान पे आप बेकिंग सोडा लगा दें तो आपको राहत मिल सकती है। इसी तरह जब मधुमक्खी के भी डंक में वही चीज़ होता है। और एक पौधा पाया जाता है बिच्छू बूटी, इसके पत्तियों पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। जब उस कांटे को आप छुएंगे तो उसमें भी मेथेनोइक अम्ल HCOOH जो होता है उससे स्राव होता है और जो हमारे हाथों में उंगलियों पे आ जाता है जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है। तो उसके पास ही एक और पौधा होता है डार्क प्लांट, ये इसको उदासीनीकरण कर देता है। ये उसकी दवा है समझिए। डार्क प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसको मसल कर और जहाँ पे ये बिच्छू बूटी का जो डंक है वो धसा है वहाँ पे अगर लगा देंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। तो ये हो गया दूसरा। इसके बाद तीसरा है हमारे दांतों में। तो जो हमारे मुंह का पीएच होता है वो होता है 5.5। अगर ये पीएच जो है कम हो जाए 5.5 से तो हमारे दांतों का क्षरण होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। कारण क्या है, इसका पीएच कैसे कम होगा? तो जैसे हम खाना खाते हैं, अगर सही से मुंह साफ ना करें तो जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा को बढ़ा देंगे। जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो जो ये पीएच है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और हमारे दांतों में जो कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है आपका इनेमल, जो हमारे दांतों को जकड़ा रहता है। इनेमल होता है, यही सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का, इनेमल बोलते हैं इसको। तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से इनेमल। और जब दांतों का जो पीएच है या मुंह का पीएच है जो 5.5 से कम हो जाता है तो यही कैल्शियम फास्फेट का क्षरण होने लगता है, जिससे हमारे दांतों का भी क्षरण होने लगता है। ये हो गया। इसके बाद जो चौथा है इसमें वो ये है कि जो हमारे शरीर का पीएच है उसका जो रेंज है वो है 7.0 से 7.8।
हमारी बॉडी का पीएच अगर इसके अंदर है तो हमारी बॉडी संतुलित रूप में रहेगी, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो वर्षा होती है उसका पीएच अगर लेस देन हो जाए 5.6 से, जो वर्षा होती है उसका अगर पीएच 5.6 से लेस देन हो जाए तो उसी बोलते हैं अम्लीय वर्षा, उसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अगर पीएच जो है बारिश के जो होती है उसमें जो जल होता है उसका 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो ये होता क्या है कि जब बारिश होती है तो उसका जो जल है वो तालाब में, झील में, नदी में जाएगा ही जाएगा। तो जब जाता है वहाँ पे तो जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, अगर ये उसका जो पीएच है 5.6 से कम हो जाएगा तो उनको हानि पहुँचाएगा बारिश का जल, अम्लीय वर्षा जिसे बोलते हैं, जिससे उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है अपना जीवन को सरवाइव करने में। तो ये आपके पीएच के महत्व हो गए दैनिक जीवन में। ये समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट है पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। अब देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है सूचक। तो देखिए सूचक क्या है, जैसे इसके नाम से ही हमें सूचना मिल रही है, नाम ही इसका है सूचक, मतलब किसी चीज़ की सूचना देने वाला, ऐसा पदार्थ जो किसी चीज़ की सूचना दे। तो इसका प्रयोग किया जाता है केमिस्ट्री में सूचक का, जब कोई आयतनात्मक विश्लेषण कहीं पे किया जाता है लैब वगैरह में, तो आयतनात्मक विश्लेषण में कोई विक्रिया पूर्णतया हो चुकी है या नहीं हुई है, इसी की सूचना देता है सूचक। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का अंत बिंदु, एंड पॉइंट पता करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो सूचक तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अम्ल क्षार सूचक के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्षार सूचक। तो देखिए अम्ल क्षार सूचक क्या है। तो अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो पीएच में परिवर्तन, पीएच के मान में परिवर्तन के साथ साथ इनके रंग में परिवर्तन होता है। अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो पीएच के मान में परिवर्तन के साथ साथ इनके रंग में भी परिवर्तन होता है, इनके कलर में भी चेंजेज आने लगते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, अम्ल क्षार सूचक में फिनाप्थैलीन है, लिटमस पेपर है, मेथिल ऑरेंज है, ये सब अम्ल क्षार सूचक के उदाहरण हैं। इसमें एक और चीज़ आती है पीएच परिसर, या इसे बोलते हैं पीएच रेंज। तो पीएच परिसर क्या होता है। तो देखिए जो अम्ल क्षार सूचक है, हर सूचक का एक रेंज होता है, उसी रेंज में उसका जो कलर है वो परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं है कि 0 से 14 के बीच में कहीं भी उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। उसका एक रेंज होता है पीएच में, उसी के बीच उसका जो कलर है वो परिवर्तित होता है, उसी को बोलते हैं पीएच परिसर। जैसे एग्जांपल देखें, ये सूचक है आपका। जैसे बात करें फिनाप्थैलीन की, तो इसका जो पीएच परिसर होता है ये होता है। इसके बाद बात करें मेथिल ऑरेंज की, तो इसका जो पीएच होता है 3.1 से 4.5, और लिटमस पेपर इसका होता है 5.5 से 7.4। तो ये देखिए इनका जो, जैसे फिनाप्थैलीन है तो इसका पीएच 8.0 से 9.8 होता है। ये इसी के मध्य इसका जो कलर है वो चेंज होगा,
फिर उसके बाद मेथिल ऑरेंज को देखें तो इसका जो पीएच रेंज होता है 3.1 से 4.5 होता है और लिटमस पेपर का 5.5 से 7.4 होता है। इसमें देखा जाए तो कलर की बात करते हैं, कलर क्या होता है इसका, तो इसका जो है रंगहीन होता है और गुलाबी। जब फिनाप्थलीन को ऐसे विलेन में डाला जाता है जिसका पीएच 8 से कम हो तो उसका कलर रंगहीन आएगा, और अगर 9.8 से ज़्यादा हो पीएच वैल्यू तो उसका कलर गुलाबी आएगा। इसके बाद बात करें मेथिल ऑरेंज की तो 3.1 से कम है पीएच तो रेड आएगा, और अगर 3.1 से कम है तो रेड आएगा, और 4.5 से ज़्यादा है तो येलो आएगा, पीला। इसी तरह बात करें लिटमस पेपर की तो 5.5 से कम है तो लाल आएगा, और 7.4 से ज़्यादा है तो नीला इसका कलर आएगा। तो ये आपका हो गया पीएच रेंज, ये इन सब का पीएच रेंज, पीएच परिसर। ये हो गया आपका पीएच रेंज तीनों का, फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस पेपर का। अब देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षार। पहले वीडियो में जो बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। उसमें अम्ल क्षार के बारे में बता चुका हूँ। अब उसके गुण जानिए, अम्ल क्षार के गुण। अम्ल व क्षारक के गुण। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो है लगभग दोनों की सेम है और कुछ में डिफरेंस है। जैसे अम्ल पे आते हैं, अम्ल की प्रॉपर्टी पे, तो इसमें पहला है कि ये संक्षारक होते हैं। संक्षारक नहीं, प्रबल संक्षारक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं कि प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल संक्षारक का मतलब ये है कि अगर ये कागज, कपड़ा या हमारी त्वचा के संपर्क में आएंगे तो इसे जलाकर नष्ट कर देंगे। तो ये हो गया प्रबल संक्षारक का मतलब। क्षार की बात करें या क्षारक की, तो ये भी संक्षारक होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी अम्ल से कम होती है। संक्षारक का मतलब कि ये भी जो है कपड़ा है, त्वचा है या कोई कागज वगैरह है तो उसको जलाकर नष्ट कर देंगे ये संपर्क में आएंगे तो। फिर दूसरा है कि ये जल में विलेय होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं अम्ल, और विलेय जब ये जल में घुलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है अम्ल जब जल में घुलते हैं तो। ऊष्मा निकलने का कारण क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, HCl प्लस NaOH कन्वर्ट्स इनटू यहाँ पे जब ये जल में घुलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः एक एग्जाम्पल हो गया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का। इसी तरह जो क्षारक होते हैं ये भी जल में विलेय होते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट है ये है कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षारक है इसका विपरीत करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है। फिर और इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसमें एक और प्रॉपर्टी ये है कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें तो HCl प्लस NaOH
कन्वर्ट्स इनटू NaCl+H2O। इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने का कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है एक्चुअली में देखा जाए तो ये H+Cl- में टूटेगा HCl। इसी तरह जो NaOH है Na+ और OH- में टूटेगा। Na+ और Cl- क्रिया करेंगे तो NaCl बन जाएगा, और OH- और H+ क्रिया करेंगे तो H2O बन जाएगा। तो जो H+ और OH- की अभिक्रिया के फलस्वरूप H2O बन रहा है, यही कारण होता है ऊष्मा का। इसी के कारण ऊष्मा निकलती है। तो जो H+ और OH- है, ये ऊष्मा का कारण है इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, जिसमें अम्ल एवं क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और यही चीज़ इसमें भी कॉमन हो जाएगी। यहाँ पे अम्ल एवं क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनेगा। जो अगली प्रॉपर्टी है अम्ल में, 5वीं, वो ये है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो तीखे होते हैं। ये अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षारक होते हैं वो तीखे होते हैं, लेकिन इसे चख के नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि संक्षारक भी होते हैं। तो अगर चखेंगे तो आप ऊपर जाने की कल्पना कर सकते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी है इतना बहुत है। इसके बाद हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी,